प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड समसामयिक भारत कंटेम्प्ररी इंडिया 1947 से 2000 ईस्वी। आज का टॉपिक है देसी रियासतों के भारत संघ में एकीकरण की प्रक्रियाएं और समस्याएं। आज इसी टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ताराचंद की एक पुस्तक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास भाग 4 में वो लिखते हैं कि भारत का वह भाग जिस पर 1857 तक अंग्रेज़ों ने सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया था ब्रिटिश भारत कहलाता था। 1857 की क्रांति में भारतीय शासकों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और 1858 अपनी घोषणा में महारानी विक्टोरिया ने वायदा किया था कि भारतीय नरेशों के अधिकारों और प्रतिष्ठा की इस प्रकार रक्षा की जाएगी जैसे वे अपने अधिकारों और प्रतिष्ठा की करती है। यही कारण है कि 1857 के बाद इन राज्यों का ब्रिटिश भारत में विलय नहीं किया। यद्यपि इन रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता थी लेकिन इन्हें आंतरिक शासन में स्वायत्तता प्राप्त थी। वीपी मेनन ने अपनी पुस्तक इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में लिखते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन में कहा गया था कि भारत में देशी राज्यों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त कर दी जाएगी और राज्यों द्वारा सर्वोच्च सत्ता को समर्पित सारे अधिकार उन्हें लौटा दिए जाएंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को कॉमन्स सभा में घोषणा की थी कि सम्राट की सरकार सर्वोच्चता के अंतर्गत अपनी शक्तियों और दायित्वों को ब्रिटिश भारत की किसी भी सरकार भारत अथवा पाकिस्तान को सौंपने का विचार नहीं रखती और देशी राज्यों पर सर्वोच्चता की समाप्ति सत्ता हस्तांतरण के दिन हो जाएगी। बाद में 3 जून 1947 को ब्रिटेन योजना में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को राज्यों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हुई। देशी रियासतों की जो एकीकरण की जो समस्याएं हैं उनमें हम प्रमुख रूप से जो पहली समस्या थी वो थी देशी रियासतों की स्वतंत्रता की आकांक्षा। दूसरी थी स्वतंत्र भारत की एकता को खतरा। तीसरी समस्या थी स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा रियासतों को स्वतंत्र बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथी समस्या थी जिन्ना द्वारा भारतीय नरेशों को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। और पांचवी समस्या थी सरदार पटेल और देशी रियासतें। और छठी समस्या थी कुछ देशी रियासतों द्वारा अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखना, जैसे ट्रावनकोर, हैदराबाद, भोपाल के राजाओं ने ये घोषणा की कि वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाएंगे। ये भारत की एकता को एक प्रबल चुनौती। रियासतों के विलय के अंतर्गत हम सबसे पहले लेते हैं जूनागढ़ और हैदराबाद और उसके बाद में जम्मू कश्मीर। इन 3 देशी रियासतों का विलय किस प्रकार से किया गया, तो आज अपन जूनागढ़ और हैदराबाद रियासत के विलय के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली है जूनागढ़ रियासत का विलय। जूनागढ़ वर्तमान गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में एक छोटी सी रियासत थी जो चारों ओर भारतीय संघ के भूभागों से घिरी थी। भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य भारत का अभिन्न अंग था। इसके बावजूद भी यहाँ के नवाब ने सितंबर 1947 में जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान के साथ घोषित कर दिया। यहाँ का नवाब मुसलमान था किंतु अधिकांश अर्थात बहुसंख्यक जनता हिंदू थी। उपयुक्त निर्णय से जूनागढ़ रियासत में गंभीर असंतोष व अशांति फैल गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं रियासती मामलों के मंत्री सरदार पटेल जनता के साथ थे। जूनागढ़ में पाकिस्तान विलय के विरुद्ध जन आंदोलन भड़क गया। इस जन आंदोलन के समक्ष जूनागढ़ का नवाब टिक नहीं सका और भागकर पाकिस्तान चला गया। बिगड़ते हालातों को देखकर रियासत के दीवान शाहनवाज भुट्टो अर्थात जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता ने भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। इसके पश्चात भारतीय सेनाएं राज्य में प्रवेश कर गई। पंडित नेहरू और पटेल इस पर सेना द्वारा नियंत्रण करने के पक्ष में नहीं थे। मेनन के अनुसार अतः उन्होंने जूनागढ़ के विलय हेतु जनमत संग्रह करवाने का निर्णय लिया। 20 फरवरी 1948 में जनमत संग्रह करवाया गया और लगभग 95% लोगों ने भारत विलय के पक्ष में मतदान कर जूनागढ़ विलय पर अंतिम मोहर लगा दी। इस प्रकार जनमत संग्रह के पश्चात जूनागढ़ का विलय भारतीय प्रिय विद्यार्थियों, जूनागढ़ का विलय भारत में जूनागढ़ रियासत का विलय
एक जनमत संग्रह के द्वारा किया गया। दूसरा है हैदराबाद का विलय। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद का निज़ाम एक मुसलमान था, परंतु वहाँ की जनता अधिकतर हिंदू थी। हैदराबाद के निज़ाम ने 15 अगस्त 1947 को पहले भारत में सम्मिलित होने से मना कर दिया। वह अपनी रियासत के स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखना चाहता था। नवंबर 1947 हैदराबाद के निज़ाम ने भारत सरकार के साथ एक यथास्थिति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते के अनुसार निज़ाम द्वारा सैनिक शक्ति बढ़ाने पर रोक लगा दी गई, परंतु फिर भी वह अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगा। निज़ाम के विरुद्ध हैदराबाद के तेलंगाना क्षेत्र में 1946 से एक सशक्त किसान आंदोलन चला आ रहा था, जिसका नेतृत्व साम्यवादी दल कर रहा था। इस संघर्ष हेतु हैदराबाद रियासत के प्रशासन एवं सामंतों ने रजाकारों की एक सेना गठित की। यह रजाकार हैदराबाद की गैर मुस्लिम जनता को भयभीत कर रहे थे। इस प्रकार एक और निज़ाम के विरुद्ध किसान असंतोष बढ़ा और दूसरी तरफ हैदराबाद रियासत कांग्रेस ने निज़ाम के विरुद्ध शक्तिशाली सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। करीब 20,000 सत्याग्रहियों को जेल में ठूंस दिया गया। कांग्रेस एक और रजाकारों में रियासती प्रशासन से क्षुब्ध थी, तो दूसरी ओर साम्यवादियों के बढ़ते प्रभाव से भयभीत थी। अतः केंद्र सरकार ने हैदराबाद में सैनिक हस्तक्षेप का निर्णय लिया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेनाएं हैदराबाद रियासत में प्रवेश कर गई तथा 5 दिन के अभियान में हैदराबाद पर भारतीय सेनाओं का अधिकार हो गया। भारतीय सेनाओं ने न केवल रजाकारों को मार भगाया, अपितु किसान आंदोलन के विरुद्ध भी कार्रवाई आरंभ की। दिसंबर 1948 में निज़ाम ने भारतीय संघ में विलय को स्वीकार कर लिया। भारत सरकार ने उसके प्रति उदारता दिखाई। उसे नवगठित राज्य का राज प्रमुख पद प्रदान किया गया, जिससे उसकी राजनीतिक शक्ति शेष रह गई। उसे 50 लाख रुपये वार्षिक पेंशन भी प्रदान की गई। इस प्रकार हैदराबाद के विलय के साथ ही रियासतों के विलय का कार्य भी संपूर्ण हो गया।